क्या परिवार का कोई आईसीयू में इंट्यूबेटेड है? अक्सर ये देखते हैं ना कि आईसीयू के दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर डॉक्टर या कभी नर्स बाहर आके कहते हैं कि अभी उनको वेंटिलेटर पे चढ़ाया है। उस मोमेंट पे दिल डूब जाता है, डर लगने लगता है और कई सवाल उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है, अब क्या होगा? आज हम इस टॉपिक को सिंपल और सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इंट्यूबेशन क्या होता है और वेंटिलेटर क्या करता है। सबसे पहले एक गलतफहमी को पहले दूर कर देते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर इंट्यूबेशन का नाम सुनते ही या वेंटिलेटर पे डाला है तो इसका मतलब आखिरी स्टेज है, शायद एक दो दिन की बात है या शायद कुछ घंटों की बात है। कभी कभार पेशेंट को कुछ हो ना हो, वहाँ वेटिंग रूम में परिवार वाले होश खो बैठते हैं। हाँ, ये ज़रूर एक सीरियस डिसीजन है। डॉक्टर्स अक्सर सोच समझ के ही ये पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालने की निर्णय करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बस अभी उम्मीद ही ख़त्म हो गई है या अभी कोई चांसेस ही नहीं है रिकवरी के, या 5% ही चांस है बचने के या 10% ही चांस है बचने के। ये बिल्कुल ही गलत तरीके के स्टेटिस्टिक्स हैं, गलत तरीके का सोच है। वेंटिलेटर एक सपोर्ट सिस्टम है, कुछ वक्त के लिए ब्रीदिंग का काम संभालता है ताकि पेशेंट के फेफड़े, पेशेंट के लंग्स रिकवर हो सकें और कई केसेस में पूरी बॉडी भी ठीक तरीके से रिकवर हो जाती है। तीन बड़े वजह होते हैं वेंटिलेटर पे किसी को डालने की डिसीजन के पीछे। सबसे पहला और जो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है कि लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, काम नहीं कर रहे। इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी निमोनिया हो सकता है, कभी अस्थमा बहुत ज़्यादा हो जाता है, या लंग्स में पानी भर जाते हैं हार्ट फेलियर की वजह से। तो लंग्स काम होता है बॉडी को ऑक्सीजन देना, और कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए शायद लंग्स वो कर नहीं पाए, तो वेंटिलेटर उसमें मदद करता है। दूसरा रीज़न, कभी कभी लंग्स को टेक्निकली तो कुछ नहीं होता, लंग्स ठीक ठाक हैं, लेकिन किसी और वजह से, जैसे स्ट्रोक हुआ हो या कोई ड्रग ओवरडोज हो या किसी वजह से बॉडी सांस लेने की कैपेसिटी खो देती है कि वो ब्रीदिंग नहीं कर पाती लंग्स ठीक होते हुए भी, तो उस समय भी हम वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। और तीसरी बार, कभी कभी बॉडी पूरी ही शटडाउन मोड में चला जाता है, इसको हम सेप्सिस कहते हैं। हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, ब्रेन सब कुछ ही डाउन हो जाता है। उस समय हम बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए कुछ देर या कुछ दिन तक पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखते हैं। अभी वेंटिलेटर पे एक बार डालना है, ये डिसीजन हो गया। उसके बाद प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले पेशेंट को तकलीफ नहीं हो, इसके लिए हम बेहोशी की एक दवाई दे देते हैं, और एक ट्यूब जिसको एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं, वो गले से, कभी कभार कैमरा से देख के हम अंदर डाल देते हैं ट्रेकिया में। मतलब ये जो विंड पाइप है या हमारी लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स है, उसके नीचे तक उसको डाल के उसको सिक्योर कर देते हैं। उससे हम वेंटिलेटर पे कनेक्ट कर देते हैं। फिर वेंटिलेटर पे हम थोड़े सेटिंग्स एडजस्ट कर देते हैं पेशेंट के नीड्स के मुताबिक। जैसे 1 मिनट में कितनी बार सांस देनी है पेशेंट को, वेंटिलेटर को मैसेज फीड कर देते हैं। हर सांस में सोचो 500 ml का हवा देना है, उस समय में कितनी ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, कितनी प्रेशर में वो अंदर जानी चाहिए, और हर मिनट में कितनी दफ़े वो सांस होनी चाहिए। पेशेंट को कंफर्ट बनी रहे, उसको तकलीफ नहीं हो, तो आईवी में एक ड्रिप चढ़ाते जाते हैं जिसको सेडेशन बोलते हैं, और हल्की कोमा में पेशेंट को रखते हैं। कुछ दिन बाद जब पेशेंट्स की लंग्स में सुधार आ जाती है, जनरल बॉडी में सुधार आ जाती है, और अगर पेशेंट्स रेडी हैं,
तो फिर वो आईवी ड्रिप को बंद कर देते हैं। पेशेंट उठते ही फिर उनको हम वो ट्यूब को बाहर निकाल देते हैं। इसको एक्सट्यूबेशन बोलते हैं। कभी-कभी अगर 7 दिन के बाद पेशेंट अभी भी वेंटिलेटर पे है, लंग्स अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, तो फिर एक प्रोसीजर करते हैं जिसको ट्रेकियोस्टोमी बोलते हैं। ट्रेकियोस्टोमी एंडोट्रेकियल ट्यूब की तरह ही एक छोटा सा ट्यूब होता है। उसके लिए एक छोटा ऑपरेशन करना पड़ता है गले में। हम वो ऑपरेशन एक होल बना के वो छोटी वाली ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को यहाँ डायरेक्टली वो ट्रेकिया में या विंड पाइप में डाल देते हैं। इससे पेशेंट को लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर सपोर्ट मिलता है, मतलब कि 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 10 हफ्ते भी कभी कभार, या कभी कभार उससे भी ज़्यादा। और ये वेंटिलेटर पेशेंट को सपोर्ट करते रहता है सेफ तरीके से और ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से, मोर देन द ये एंडोट्रेकियल ट्यूब जो मुंह में है। हाँ, कभी कभार वक्त ऐसा भी आता है कि पेशेंट की हालत में कोई सुधार नहीं है और बहुत ही उम्मीद कम हो जाती है। सचमुच में अभी एंड स्टेज लगने लगता है। उस समय परिवार वालों और डॉक्टर दोनों मिलके मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे क्या अभी वक्त आ गया है कि चीज़ों को बंद कर दें और पेशेंट की जो सफरिंग है उसको और ज़्यादा ना बढ़ाएं। वो कॉन्वर्सेशंस या वो बातचीत कैसी होती है उसके बारे में ठीक तरीके से कैसे सोचना चाहिए अगर हमारे खुद के परिवार वालों के साथ ये हो रही है, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। कई पहलू हैं उस विषय के बारे में। आईसीयू या वेंटिलेटर या ऐसे इनसे जुड़ी हुई कई बातों के बारे में आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है वो कमेंट्स में लिखें। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि उनको एक एक करके मैं या तो वीडियो बनाऊं या आपके कमेंट्स का वहीं पे जवाब दे दूं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे अगर कोई वेंटिलेटर पे है तो उसको खाना कितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं और खाना कैसे देते हैं, क्या आईवी से खाना खाना देना पड़ता है, या फिर अगर वेंटिलेटर पे कोई है तो वो क्या हमारी बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो कितनी उनकी मूवमेंट हो सकती है जब वो वेंटिलेटर पे हैं, क्या वो बेड से बाहर बैठ के उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। ऐसे कई सवाल आएंगे और जैसे जैसे आपके सवाल हैं उस हिसाब से मैं वीडियोस द्वारा उनको आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ये है डॉक वॉक और यहाँ हम आपके लिए लेके आते हैं सेहत की सीधी बात। नमस्ते।